हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th की ये क्लास है। इससे पहले हमने 5 वीडियो क्लास 7 साइंस का अपलोड कर दिया है, फर्स्ट से 5th चैप्टर तक का। आज ये हमारा छठा चैप्टर रहेगा, तो वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी सभी एग्ज़ाम। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में आप देखते होंगे कि जो सिलेबस दिया होता है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है, और उसमें भी एनसीईआरटी साइंस बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं पॉइंट्स से उठा के लिए जाते हैं। इसलिए ये सारे ही वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हमने क्लास 6 साइंस को डिस्कस कर लिया था, पूरी क्लास 6 के हर चैप्टर को डिस्कस किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हों तो पहले उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वो पूरा देख लीजिए। उसके बाद ही 7th क्लास के इन चैप्टर्स को देखिएगा, क्योंकि 7th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं मैक्सिमम वो 6th क्लास के चैप्टर से कोरिलेट हैं, लगभग वही चैप्टर्स हैं, बस यहाँ पर हम उन्हें और डीप में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप 6th क्लास के सभी वीडियो को देखे रहेंगे तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी, हेल्प मिल जाएगा चीज़ों को समझने के लिए, और एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा बेसिक से चीज़ों को पकड़ने का। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, आज हमारा 6th चैप्टर है क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी का। तो 6th चैप्टर का नाम क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। इसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज को जानेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें फिजिकल और केमिकल चेंज हम देख सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें बेहद ही हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, लोहे में जंग लगना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है? तो इन सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे। कई केमिकल रिएक्शन को भी देखेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। चलिए अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर का टाइटल नाम दिख गया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो यहाँ पे यही है जो समरी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, कि हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, अपने घर में, चीज़ों में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शक्कर का विलयन बनाना भी एक परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो चेंज किसे कहते हैं? परिवर्तन। फिजिकल और केमिकल तो चलिए बात की बात है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन होता क्या है या चेंज किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपने चीनी ले लिया, उसको पानी में घोल दिया, तो अब वो क्या हो गया? दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। पहले चीनी अलग था, पानी अलग था, चीनी की अपनी प्रॉपर्टी थी और वाटर की अपनी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब इन दोनों को एक में मिला दिया गया, एक में मिलाकर एक विलयन बनाया गया, तो अब इस विलयन की एक नई प्रॉपर्टी हो गई। तो यही क्या है? एक नया, एक परिवर्तन हो गया ना इसकी प्रॉपर्टी में। तो यही क्या होता है? परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध हुआ, दूध से दही बन गया, तो अब दूध की अपनी प्रॉपर्टी थी और दही की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, तो दोनों में ही क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, जैसे आप हरी सब्जियां ले लिए, अब उसको काटे और उसको पका दिए, तो ये भी एक परिवर्तन ही है। पहले वो जो हरी सब्जी थी उसकी अपनी एक क्वालिटी थी, अपनी एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब जो पकने के बाद हुई वो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह से मतलब आप चीज़ों को अपने रेगुलर लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स को लेके आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे रबर बैंड जो होता है, वो आप उसको खींचिए। रबर बैंड, कोई भी आपके घर में रबर बैंड हो, उसको लीजिए और उसको खींचिए, तो क्या होगा? उसके आकार में, उसकी साइज में परिवर्तन हो जाएगा। और तो यही सब क्या है? ये सारी ही चीज़ें
चेंज होती हैं, मतलब परिवर्तन कहलाती हैं। अब इसके बाद जो ये परिवर्तन है ये बताया गया है कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। मतलब पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, केमिकल परिवर्तन। तो अब एक एक दोनों को अलग अलग देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी डीप में इस चैप्टर में बताया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल परिवर्तन क्या होता है। तो फिजिकल परिवर्तन की पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम 2-4 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन इससे पहले डिफिनेशन में आ जाते हैं ताकि एग्जाम्पल आपको ज़्यादा समझ में आए। तो फिजिकल परिवर्तन की बात की जाए तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब कहा जाए तो जो रिवर्सिबल चेंज होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, वो रिवर्सिबल होता है। मतलब इससे कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, पहले को ही आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, यही भौतिक परिवर्तन होता है। फिर से इसको थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में डिक्टेट करूं तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल property. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि आपने देखा, किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु के साइज में परिवर्तन हो गया, उसके कलर में परिवर्तन हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, यही उस वस्तु का फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यही क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। फिर अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर बार एक नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। अब ये डिफिनेशन की बात रही, अब इस डिफिनेशन को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप पानी लीजिए, पानी को बर्फ़ जमाइए, तो पहले क्या था, पानी का जो आकार है, उसकी जो साइज़ है वो दूसरी थी, लेकिन जैसे ही उसको आप बर्फ़ बना देंगे, जमा देंगे, तो अब क्या होगा, उस पानी का शेप भी चेंज हो जाएगा, उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी। और अब क्या हुआ, अब इसके बाद इस बर्फ़ को आप दोबारा से पिघलाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से उसी पानी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर से ये वही अपना पुराना शेप ले लेगा, पुरानी साइज़ ले लेगा। तो यही क्या है, फिजिकल चेंज है। मतलब कोई नया प्रोडक्ट तो आपको मिला नहीं, पानी से बर्फ़ आपने बनाया और बर्फ़ से फिर से वही पानी मिल गया। इसी प्रॉपर्टी को हम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब एक दूसरे में परिवर्तित हो जाना, पहले का दूसरा और दूसरे का पहले में परिवर्तित हो जाना, कोई नया प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है। तो एक तो ये बर्फ़ का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए। इसके बाद हमारे इसमें कई चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया है। बाकी हमने 6th क्लास में भी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा था। 6th क्लास में हमने देखा था कि कुछ बच्चे जो थे वो कागज़ की छोटी छोटी नाव बनाते थे, और जो कागज़ पहले वो कागज़ के फॉर्म में था, एक शीट के फॉर्म में था, उसके बाद बच्चों ने क्या किया, उसे नाव या एक जहाज़ का शेप दे दिया मोड़ करके। तो क्या हुआ, अब उस जो शीट था, वो पेपर जो था, उसका साइज चेंज हो गया, उसका जो आकार था वो बदल गया और एक नया आकार ले लिया। लेकिन अब क्या होगा, दोबारा से जब आप इस कागज़ की नाव को खोलेंगे तो वापस से आपको वही पेज मिल जाना है। तो यही भौतिक परिवर्तन होता है, यही फिजिकल चेंज होता है। इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ शेप साइज में परिवर्तन होता है। अब जैसे कि यहाँ कागज़ के टुकड़े को क्या किया गया, कागज़ का टुकड़ा पहले लिया गया, उसको 4 तरह से इस तरह से फाड़ दिया गया, फिर इसको फाड़ दिया गया। अब इन सभी को एक साथ लगा के रखा गया। तो अब आप देख रहे होंगे जो कागज़ का साइज था वही साइज़ है, वही शेप है। तो अब सिर्फ क्या हुआ था, इसकी चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी फिजिकल
प्रॉपर्टी कहलाती है। बाकी यहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, हम समझ चुके हैं। आपको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ था वो हमने देख लिया है। अब बात की जाए केमिकल चेंज की कि व्हाट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमेशा लोहे में जंग लगने को ही दिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है केमिकल चेंज का। तो सबसे पहले हम केमिकल चेंज की डिफिनेशन में आ जाते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है केमिकल चेंज की? तो केमिकल चेंज की डिफिनेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी उसमें जब भी कोई परिवर्तन होता है तो वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति में ना आकर के एक नए प्रोडक्ट के तौर पे हमारे सामने आता है, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और वो नया प्रोडक्ट जो है वो वापस से उस पुराने प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल में हमने देखा कि वो क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बट केमिकल रिएक्शन इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। तो ये चीज़ें आप अपने घरों में देखे भी होंगे, बहुत ईज़िली आपको दिख जाएगा ये लोहे में जंग लगने की प्रोसेस। तो और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है लोहे में। तो क्या कहा जा रहा है? अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन for some time it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखा। बाकी आप पार्क अथवा लॉन आदि के जो लोहे के दरवाजे होते हैं उन चीज़ों में भी ये रस्टिंग की प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये रस्टिंग या ये जंग लगना होता क्यों है? तो ये जब खुले में लोहे रहते हैं तो ये वायु से, एयर से जो है रिएक्ट करके ये जंग लगने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। तो ये तो आप रेगुलर अपनी डेली की लाइफ में भी ये प्रोसेस देख सकते हैं। जो तवा होता है लोहे का उसको धुल के रखिए रात में, और अगर उसका पानी पूरी तरह से नहीं साफ़ है तो सुबह देखेंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर आपको दिखेगी। तो वही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। जंग लोहा नहीं है। तो जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। तो उसे आप लोहा मत समझिएगा, उसको आप निकाल सकते हैं उंगलियों से तो वो दिखेगा भी, वो लोहा नहीं होता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद क्या किया है? सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ पाउडर शेष रह जाता है। तो ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये लगती हैं या नहीं, तो नहीं ही लगेंगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये नए प्रोडक्ट को बनाती है, ना कि पुराने में वापस जाती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट के तौर पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से ये रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक नया प्रोडक्ट होता है। इसमें कुछ मैग्नीशियम की क्वालिटी और कुछ ऑक्सीजन की क्वालिटी होती है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट हमें मिला। अब आप चाहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्राप्त कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस तरह से कई रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रख लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO का निर्माण करते हैं।
इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान दें कि यहाँ लिखे समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या नया प्रोडक्ट, मतलब जो बन रहा है उसको इंडिकेट ये कर रहा है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो 7th क्लास की ये बुक है। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो बस इस रिएक्शन को समझ जाएं, वही बहुत बड़ी बात होती है। अब इसमें बैलेंस जो इनकी वैल्यू है, इसको बैलेंस करना यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो इसलिए ये लिख दिया गया है कि आप इसके लिए ना परेशान हो। कि अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो यही बता दिया गया है कि यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है, क्योंकि ये 7th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है चीज़ें। तो फिलहाल अभी आपको भी बस ये रिएक्शन समझना है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट बना, जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, आगे रिएक्शन इसको किया जाए कि भस्म को अब इसको वाटर में घोल दिया जाए। ऊपर तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम जल में, वाटर में घोल दें, मिला दें, तब क्या मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं ये केमिकल रिएक्शन। तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। इसके यही चीज़ लिखा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे हम जितनी आगे जाएंगे उतने ही हमें नए प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। यहाँ पर पुराने प्रोडक्ट कहीं से भी रिपीट नहीं होंगे, कहीं पर भी आपको पुराने प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितनी आगे आप रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे उतने ही नए प्रोडक्ट बनते जाएंगे। तो यही है केमिकल रिएक्शन। अब आगे एक और ये जो क्रियाकलाप है, मतलब एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट के बारे में बताया गया है कि कांच के ग्लास में आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट जिसे आप नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, या केमिकल की बात, इसके केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो CuSO4 से इसको इंडिकेट करते हैं। तो कॉपर सल्फेट, नीला थोथा या CuSO4 तीनों एक ही होता है। तो इसको आपको क्या करना होगा, उस वाटर में घोल लीजिए और इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। मतलब जो HCl होता है, जो एसिडिक नेचर का, सल्फ्यूरिक एसिड की बात की गई है यहाँ पे। तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें मिलाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। तो ये नीचे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वाटर था, कॉपर सल्फेट था, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर ये जो हमारा कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। इस विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे बाद देखिए अब इस केमिकल का कलर देखिए चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने जो जंग लगी लोहे की एक ब्लेड इस विलयन में डाल दिए, तो क्या हुआ कि इसमें जो जंग थी वो ये विलयन जो है ऑब्जर्व कर लिया, इसमें मिल गया इस विलयन में ये जंग, और ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है। तो यहाँ यही है कि लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के कलर में परिवर्तन आ गया है और इससे ये जंग भी साफ हो गई। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है यही केमिकल फॉर्मूले के तौर पे लिखा गया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन हमने लिया, इसमें वाटर मिलाया था और वाटर के साथ ही इसमें हमने आयरन को मिलाया, लोहे को मिलाया। तो हमें जो नया प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला जो कि ग्रीन कलर का था, और कॉपर मिलेगा जो कि ब्राउन कलर का रहेगा।
तो 2 नए प्रोडक्ट मिले इस केमिकल रिएक्शन से। तो इस तरह से ये केमिकल फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि क्या डालने से क्या नया केमिकल फॉर्म हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ें देख लेते हैं। आगे एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको केमिकल रिएक्शन का ही, कि सिरका जो कि एसिटिक अम्ल जिसे आप जानते हैं, और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा केमिकल फार्मूला है। ये वाला केमिकल फार्मूला एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये एक्सपेरिमेंट हाई स्कूल में कराया भी जाता है लेबोरेटरी में आपको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। अब इसको जब आप ये जो गैस है इसको जब आप ताजे बुझे पानी से चूने के पानी से गुजारेंगे तब क्या होगा, चूने के पानी में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। तो यहाँ पर ये है रिएक्शन, ये चूने का पानी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया गया है, सिरका लिया गया है और खाने का सोडा, इन दोनों को मिला दिया गया। तो यहाँ से कार्बन गैस जो निकली, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली उसको चूने के पानी में डाला गया। तो वही कह रहा है कि अब आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि अब क्या इसमें चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच वाली जो अभिक्रिया है ये देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब चूने के पानी को एक दूसरे में मिलाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमें फॉर्म हो जाएगा। तो इस वाले जो ये वाला बीकर है इसमें हमें वाटर मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से जितने आगे आप बढ़ते जाएंगे ये रिएक्शन उतना ही आगे जाता जाएगा और हमें उतने ही नया प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो आगे क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, जो साइंस फील्ड के बच्चे नहीं होंगे उनके लिए। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने का पानी दुधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हाई स्कूल में या उससे पहले अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराया जाता होगा तो ये वाला प्रैक्टिकल ज़रूर कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये टेस्ट एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो इसलिए अगर पीछे की चीज़ें भूल जाइए तब भी चलेगा, लेकिन एक ये टेस्ट और एक जो लोहे का जंग वाला है वो मत भूलिएगा, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पर डिफिनेशन दे दी गई है रासायनिक परिवर्तन की, कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए प्रोडक्ट बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व भी कर ली पीछे और देख भी लिया है कि रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी पूछ सकता है, तो डिफिनेशन भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या है डिफिनेशन में हमारे, अ चेंज इन विच 1 or more न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा। बाकी आगे चीज़ें देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लौह अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधियाँ भी जो बनती हैं वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का ही उत्पाद होती हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट जो हमें मिलता है, प्लास्टिक का जो निर्माण होता है, या साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाई जाती हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही बनाई जाती हैं।
वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। तो जो हमारी लाइफ में बेहद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो केमिकल रिएक्शन ही प्ले करता है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम यूज करते हैं वो हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही प्राप्त होती हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही उन्हें बनाई जाती हैं। तो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेज। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी हो गया, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी में, ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि आपने देखा है हमारे पेट में स्टमक वाले पार्ट में HCl होता है, तो वो HCl क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, तो यहाँ पर वही बताया गया है, वही चीज़ें हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो मेडिसिन भी बनता है वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही फॉर्म होता है। Such as plastic and detergents are produced by chemical reaction। ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं कि केमिकल रिएक्शन से ही प्राप्त होती है। अब आगे बताई गई है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना। तो यहाँ पे क्या है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड घटना है। ध्वनि का उत्पन्न होना भी, जो साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, जो क्या है इसमें, सॉरी यहाँ पर क्या है, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस आर अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन होना भी हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। और किसी गैस का बनना भी, जैसे ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना देखा, तो ये भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ही है। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इन चीज़ों के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, वो वहाँ से प्राप्त होती है। और हमने ऊपर देखा कि किसी भी गैस का प्राप्त होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो पटाखों का जलना भी, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो पटाखे जलते हैं और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो विस्फोट किए जाते हैं, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोटक से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन का ही तौर पे देखी जाती हैं, जानी जाती हैं। लेकिन पटाखों को जलाना जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि पटाखों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में निकलती है, जो कि काफ़ी पोल्यूशन पैदा करती है। तो इसलिए पटाखों को ना जलाने की भी सलाह दी गई है। और जो खाना बासी हो जाता है उसमें से जो स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल होती है। तो इस तरह से हमने केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे बहुत से एग्जाम्पल देखे। बाकी आपको आगे डीप में लोहे में जंग लगना देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पे सुरक्षात्मक आवरण के बारे में बताया गया है, तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। बात इन्वायरमेंट की हुई है, तो प्रोटेक्टिव शील्ड क्या होता है इन्वायरमेंट का, वो भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक यूवी रेज से बचाती हैं। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती हैं। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?
यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये तो था ओजोन लेयर के बारे में। आगे बताया गया है कि संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। सेब को अगर आप तुरंत से यूज ना करिए, काट के रख दीजिए, तो वो एयर से रिएक्ट करके अपने कलर को चेंज कर देता है, और कलर चेंज होना हमने देखा क्या, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों में बनने के कारण होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आगे जो लोहे का जंग लगना है वो बताया गया है। ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लोहे का जंग लगना देख लेते हैं, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है ये जानते हैं। तो यहाँ क्या है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि भी बहुत अधिक होती है। तो अब इन चीज़ों को जंग से बचाया कैसे जाता है, जैसे जो जहाज हो गए वो हमेशा पानी में रहते हैं, तो अब पानी में कोई भी लोहे की चीज़ हम थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो इन चीज़ों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वो चीज़ें आपको इस पॉइंट के अंतर्गत बताई गई है कि जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो जंग लगने की प्रोसेस को हम देखते हैं, जो कि ऊपर हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो लोहा हमारा जो आयरन होता है वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मतलब वायु के संपर्क में और वाटर के संपर्क में आता है, तो उसमें जंग लग जाती है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू दिखा दिया गया है, उसमें जंग लग जाएगी। और जंग को अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें, केमिकल फॉर्मूले के तौर पे जाने, तो इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो कई बार आपको जंग ना लिख के ये फॉर्मूला Fe2O3 या आयरन ऑक्साइड लिख सकता है, तो तीनों ही का मतलब वही हुआ, बस जंग हम अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की लाइफ में उसको बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में उसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या Fe2O3 बोलते हैं। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ये तो हमने बहुत बार ऊपर कई बार डिस्कस भी कर लिया है कि लोहे को जैसे ही एयर और वाटर के कांटेक्ट में लाया जाए तो आप उसमें कुछ ही घंटों बाद जंग लगने की प्रोसेस देख सकते हैं। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो जाए, अर्थात नमी अधिक हो जाए, तो जंग जल्दी लगने लगता है। तो ये है। अब आगे बताया गया है कि हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचा कर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। तो अब लोहे को वाटर या एयर के कांटेक्ट से बचाया कैसे जाए, तो जो भी लोहे की वस्तु है, जो भी लोहे की चीज़ है, उस पर आप क्या करिए कि एक लेयर पेंट की कर दीजिए या ग्रीस की एक लेयर चढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा कि वो लोहा जो था वो उस ग्रीस या पेंट की लेयर के नीचे छिप गया, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा एयर और वाटर के। तो इस तरह से जो बड़े बड़े जहाज हो जाते हैं, और आप देखे होंगे जो पुल बनते हैं पानी में, वो सब लोहे के ही होते हैं और वो इसी तरह से जंग से बचाए जाते हैं और वो सदियों सदियों तक खड़े रहते हैं, उनमें जंग नहीं लगता है। तो यहाँ लिखा गया है वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। तो अगर लोहे के ऊपर एक लेयर क्रोमियम या जिंक की आप चढ़ा देंगे, तब भी उसे जंग से बचाया जा सकता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन।
तो दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो क्या है यहाँ पे, एक जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगाना ही गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में यशद लेपन विधि कहते हैं। घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप, अब जो पानी की पाइपें होती हैं वो लोहे की होती हैं और वो तो हमेशा पानी में ही डूबी रहती हैं, तो उन्हें इसी गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जंग से बचाया जाता है। उन लोहे की पाइपों पे क्या होता है कि एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो जंग से बच जाते हैं। तो यही जो जिंक की लेयर लोहे पे चढ़ाई जाती है, इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे बताया गया है कि समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। तो आप देखते होंगे जो पानी में जहाज रह रहा है या समुद्र के पानी में अगर कोई पुल बनाया गया है वो लोहे की हुई, तो वो तो हमेशा पानी में रह रहा है। और समुद्र के पानी में जैसा कि आप सभी को पता होगा लवण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो जो लवण युक्त जल होता है वो जंग लगने की प्रोसेस को बहुत तीव्र कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जहाज़ों को और पुलों को, इन सभी को पेंट करने के बाद उन्हें जंग से काफ़ी क्षति, पेंट करने के बाद भी क्या होता है कि उन्हें जंग से काफ़ी क्षति हो जाती है, क्योंकि अब अभी तक तो हम जो ये पेंट करके इन्हें पानी और एयर से बचाते थे, लेकिन अब इस पानी में नमक भी, लवण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पेंट के बाद भी काफ़ी मात्रा में इन चीज़ों को क्षति हो ही जाती है। तो इसलिए जहाज में जो लोहे की चीज़ें लगी होती हैं उसको टाइम टाइम पर बदला जाता है। आगे बताया गया है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है, जिसके बर्तन आपके घरों में यूज किए जाते हैं, उसमें आपने कभी जंग लगते नहीं देखा होगा। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें जंग इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इसमें, इस स्टील में इसके लोहे में क्या होता है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर ये स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। तो कई बार यही पूछ लेता है कि स्टेनलेस स्टील किन चीज़ों का मिलने से बना होता है, तो ये लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिला के बनाया जाता है, इसलिए इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। अब इसके बाद आगे क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस आपको बताई गई है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक जो है वो शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और जो क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस होती है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फिजिकल चेंज होता है, और जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है वो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अच्छा सावधानी से करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हमारे काम की इतनी ही चीज़ थी। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि आपके साथ साथ उन सभी स्टूडेंट को इन वीडियोस का प्रॉफिट मिल सके, उनके एग्ज़ाम में उन्हें हेल्प हो सके। बाकी ये थोड़ी सी समरी दी हुई है, ये भी देख लेते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं और ये परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और ये परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। जैसे नमक को हमने देखा कि जो नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है वो प्योर नमक नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उस नमक को हम प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं।
तो ये था हमारा ये चैप्टर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी पॉइंट में तो कमेंट ज़रूर किया करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।